पाकिस्तान स्टडीज़ में खुशामदीद। हमारे लेसन्स चल रहे हैं और ये पाकिस्तान स्टडीज़ का दूसरा लेसन है। इसमें हम एसएलओ नंबर 6.2 ट्रेड एंड कॉमर्स को डिस्कस करेंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स बुनियादी तौर पर है क्या चीज़? ट्रेड कहते हैं किसी भी चीज़ को आप और मैं अगर आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लें, यानी कि आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, मुझे दूसरी चीज़ की ज़रूरत है। एक चीज़ जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो मेरे पास है और जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो आपके पास है। तो हम आपस में एक दूसरे को वो चीज़ एक्सचेंज कर लें तो बेसिकली दैट वी आर डूइंग ट्रेड। ठीक है। तो इसी तरह कॉमर्स जो है वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है, एक ब्रॉडर टर्म होती है जिसके अंदर बहुत सारी निप्स एंड माइनर एंड मेजर डिटेल्स आ जाती हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग। तो उसको हम ऑल इन ऑल कॉमर्स कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे इस टॉपिक में आज के लेसन में हमने ट्रेड एंड कॉमर्स को समझना है। सबसे पहले हमारे पास जो एसएलओ 6.2.1 होगा वो है, उसके अंदर हमने डेफिनेशन करनी है ट्रेड की, कॉमर्स की, फॉरेक्स एक्सचेंज की, बैलेंस ऑफ ट्रेड की एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट की। उसमें डेफिनेशन के साथ मैं थोड़ी सी आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगा और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी पर्पस क्या है इसका। उसके बाद एसएलओ नंबर 6.2.2 है जिसके अंदर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज़ फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री ये बतानी है। ऑफ अ कंट्री बीइंग दैट इज़ पाकिस्तान, बिकॉज ऑब्वियसली हम पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर हमने बुनियादी तौर पर ट्रेड एंड कॉमर्स की इम्पोर्टेंस का जिक्र करना है कि वाई इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री टू प्रॉस्पर और टू बिकम अ मॉडर्न स्टेट। तो उसके बाद हमारे पास एसएलओ 6.2.3 आता है जिसके अंदर हमने स्टेट पाकिस्तान मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड द गुड्स पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स फ्रॉम देम। इस एसएलओ के अंदर हमने बुनियादी तौर पर कुछ हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं जिनके साथ पाकिस्तान की ट्रेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। उनमें कुछ मेजर प्लेयर्स हैं जैसे चाइना है, यूएसए है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं। उनके बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा कि क्या कैसा रिलेशन है। इसके अलावा फिर इस एसएलओ के अंदर हमने डिस्कस करना है कि ऐसी कौन सी मेन गुड्स हैं पाकिस्तान की जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम इंपोर्ट करने के लिए मजबूर हैं। वैसे तो कॉमन सेंस जो ये कहती है कि बहुत सारी चीज़ें हम सारा कुछ इंपोर्ट ही कर रहे होने, एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी चीज़ें हैं ऐसी जो कि हम इंपोर्ट नहीं करते बल्कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद फाइनली आखिरी एसएलओ होगा हमारा, उसके अंदर हमने डिस्कस करना है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द चेंजिंग ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑन पाकिस्तान बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्रॉम 2000 टू 2023। तो बुनियादी तौर पर ये एक डिस्कशन होगी। इस डिस्कशन के अंदर जो है हमने बात करनी है कि पाकिस्तान के जो मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, इवन दो कि हम अभी भी इसमें गुजर रहे हैं, कि इसमें शिफ्ट कैसे आता है। लाइक 2000 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत है, तब से लेकर अब तक 2023 तक हमारे साथ जो है वो क्या कौन कौन सी गवर्नमेंट्स रहती हैं और किस तरह उनकी पॉलिसी में शिफ्टिंग आती है और क्या क्या जो है वो नताइज निकलते हैं उसके, उस चीज़ को हमने जो है वो एक डिटेल से डिस्कशन करनी है उसके ऊपर। तो ये आज का हमारा लेसन होगा। अगेन एज़ यूजुअल अगर कहीं पर भी आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया या कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट में उसका टाइम स्टैम्प लगाकर तो कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखें और मुझे जो है जैसे ही आपका कमेंट आएगा तो जब भी मुझे मौका मिला मैं आपका कमेंट पढ़ के तो मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। टाइम स्टैम्प अगर आपको नहीं लगानी आती तो आपने बस ये देखना है कि जस्ट मौके के ऊपर वीडियो में बात हो रही है, वहाँ पर आपने पॉज करना है और जो भी टाइम आपका लिखा रहा होगा, लेट्स सपोज कि अभी इस वक्त अगर आपके पास टाइम जो है वो 4 मिनट और 35 सेकंड आ रहे हैं तो आप 04:35 लिख कर उसके बाद फिर आगे अपना क्वेश्चन लिखेंगे स्पेस डाल के, तो आपकी जो टाइम स्टैम्प है वो लग जाएगी। सो मेक श्योर कि अगर आप कोई टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहे हैं वीडियो के अंदर से तो उसमें आप अपना टाइम स्टैम्प लगा दें ताकि मुझे समझ हो कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक के रिलेटेड है। एनी हो, चलें अब सबसे पहला टॉपिक हमारा शुरू करते हैं हम, जिसमें सबसे पहले हमने ट्रेड
की डेफिनेशन को देखते हैं। सो व्हाट इज़ ट्रेड? Trade refers to the exchange of goods and services between two or more parties. Often, it could be countries, it could be groups, it could be two individuals. It can be classified into two main types, that is international trade and domestic trade. Now, what does that mean? It means कि जिस तरह मैंने शुरू में एग्जांपल दी कि इफ़ यू हैव समथिंग एंड आई हैव समथिंग, यू वांट सम द थिंग दैट आई हैव एंड आई वांट द थिंग दैट यू हैव, तो हम एक दूसरे को चेंज दे देंगे, एक दूसरे को के साथ अपनी चीज़ें एक्सचेंज कर लेंगे ताकि आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए, मेरी ज़रूरत भी पूरी हो जाए। दिस एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज़ कॉल्ड ट्रेड। इसी तरह ये तो हमने गुड्स की बात कर ली, सर्विसेज भी हैं कि अगर मेरे पास कोई चीज़ देने को नहीं है लेकिन आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे ज़रूरत है, तो मैं एक बदले में आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज कि जिस तरह जॉब होती है कि आपको ईंटें अपने घर की सफाई करवानी है, चलें ऐसे कह लेते हैं, आपको अपने घर की सफाई करवानी है, तो आपके पास एक बंदा आता है, वो कहता है कि यार मुझे ना आटा चाहिए। आप उसे कहते हैं मैं तुम्हें आटा इस तरह तो नहीं दे सकता है, तो तुम जो हो ना ऐसा करो, तुम मेरे घर की सफाई कर दो तो मैं तुम्हें फिर आटा दे दूँगा। अब वो क्या करेगा, वो आपके घर की सफाई कर देगा। ही इज़ नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ गुड बट ही इज़ ऑफरिंग यू हिज सर्विसेज, राइट। उसने आपको अपनी सर्विस दी कि वो उसने आपके घर की सारी सफाई कर दी, ही ऑफर्ड यू अ सर्विस। उसके बदले में आपने क्या कर दिया, आपने उसको आटा दे दिया, यू ऑफर्ड हिम अ गुड। तो दैट मीन्स कि ट्रेड जो है वो ना सिर्फ इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बट इट कैन ऑल्सो बी एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, इट कैन ऑल्सो बी एक्सचेंज ऑफ सर्विस टू गुड, राइट। कुछ भी हो सकता है, आपने देने वाला गुड भी दे सकता है और लेने वाला भी गुड दे सकता है। देने वाला जो है वो सर्विस दे सकता है, आगे जो रिसीवर है वो उसको बदले में गुड के तौर पर रिटर्न कर सकता है। इसी तरह जो लेने वाला है वो गुड के तौर पर ले सकता है और देने वाला जो है वो सर्विस दे सकता है। सो इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, एनी वे यू वांट। अब ट्रेड दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनेशनल ट्रेड जो कि अमूमी तौर पर कंट्रीज़ के बीच में होती है, राइट। इंटरनेशनल दैट मीन्स द ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज़, द ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़, ये बहुत मैसिव स्केल पर होती है। एंड देन द सेकेंड वन इज़ द डोमेस्टिक ट्रेड जो कि ट्रेड होती है विद इन द कंट्री। दैट मीन्स के सिटी टू सिटी या ट्रेडर टू ट्रेडर, दुकानदार से दुकानदार या होल सेलर से दुकानदार, जो भी ट्रेड होती है अपनी कंट्री के अंदर ही, अपनी कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर अंदर जो भी ट्रेड होती है उसको हम कहते हैं कि ये डोमेस्टिक ट्रेड है। और जब कंट्री ऑल इन ऑल, पूरी की पूरी कंट्री लेड बाय द गवर्नमेंट किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करेगी तो देन दैट वुड बी इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद आगे हमारे पास है कॉमर्स। ना कॉमर्स क्या होती है? कॉमर्स इज़ अ ब्रॉडर टर्म दैट इनकम्पासेस द एंटायर प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि तीनों चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। ये कंप्लीट प्रोसेस है। इसके अंदर बाइंग कैसे हो रही है, सेलिंग कैसे हो रही है, या सर्विसेज की अगर बात हो रही है तो एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज क्या हो रही है, इस हर चीज़ को जो है वो इनकम्पास करती है। एक ब्रॉडर टर्म है, एक ब्रॉडर जिसको कह लें कि एक फील्ड है, उसको हम कॉमर्स कहते हैं। अब एक कॉमर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? नंबर वन ट्रेड, ठीक है, जो भी ट्रेडिंग हो रही है वो शामिल है। नंबर टू ट्रांसपोर्टेशन। अब अगर लेट्स सपोज गुड्स की ट्रेड हुई है तो अब गुड एक जगह से दूसरी जगह जाना भी तो है, तो उस ले जाने में कुछ गाड़ी का फ्यूल लगेगा, राइट। तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का अखराजात भी आ जाते हैं। फिर बैंकिंग, फिर जाहिर सी बात है अब जब चेंज किया है, एक दूसरे को दिया है, तो उसका कोई रिकॉर्ड होना ज़रूरी है कि ये हमने जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया। तो वो रिकॉर्ड कीपिंग कहाँ से आती है? इट कम्स फ्रॉम द बैंक। ऑब्वियसली बैंक जो है वो लायबल होता है, बीच में ज़ामिन होता है कि हाँ भाई इसने इसको ये पैसे दिए और उसने इसको इतने पैसे रिटर्न किए या इतनी की एक्सचेंज रिटर्न की। देन बैंक इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन कॉमर्स। देन इंश्योरेंस।
अब गुड्स अगर जा रही है तो वो अगर इन केस ख़राब हो जाती है या उसको डैमेज हो जाती है तो उसकी इंश्योरेंस होती है कि लाइबिलिटी होती है कि आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हमारी ज़िम्मेदारी के ऊपर आप जो है वो ये सामान दे दें इनको, अगर ख़राब हुआ तो हम उसके पैसे भरेंगे, ठीक है। तो इस तरह इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो भी कॉमर्स में छलांग लगा देती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं जो कि आ जाती हैं कॉमर्स के अंदर। बट अगर आप में से कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आगे कॉमर्स रखता है या आई कॉम में जाता है तो बड़ी डिटेल के साथ आप वहाँ पे ये पढ़ेंगे। बट फॉर योर लेवल यहाँ तक कॉमर्स की डेफिनेशन दैट इज़ सफिशेंट फॉर यू, और इसके एक्सप्लेनेशन भी। अच्छा, उसके बाद आगे आते हैं हमारे पास फ़ॉरेन एक्सचेंज। फ़ॉरेन एक्सचेंज को सादा लफ्ज़ों में आपने एफएक्स सुना होगा, एफएक्स ट्रेडिंग वगैरह, प्ले स्टोर के ऊपर आपने ऑक्टा एफएक्स वगैरह इस तरह की एप्लीकेशंस का नाम सुना होगा, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर फॉरेक्स एक्सचेंजेस या एफएक्स होता क्या है? इट रेफर्स टू द ग्लोबल मार्केट प्लेस वेयर करेंसीज आर ट्रेडेड, नॉट ओनली करेंसीज बट ऑल्सो स्टॉक्स भी। लेकिन फ़ॉरेन एक्सचेंज बुनियादी तौर पर यही होता है कि एक्सचेंज ऑफ करेंसी होती है कि अगर मेरे पास डॉलर हैं और मैं जो हूँ वो युआन, चाइनीज़ युआन ख़रीदना चाहता हूँ या यूरो ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं डॉलर के बदले जो भी प्राइस चल रही होगी, जो भी मार्केट प्राइस होगी यूरो की, मैं उसके मुकाबले यूरो ख़रीद लूँगा। या अगर मेरे पास यूरो पड़े हैं और मैं उनको पाकिस्तानी रुपीज़ में लेना चाहता हूँ तो मैं यूरो देकर पाकिस्तानी रुपीज़ ख़रीद लूँगा। तो दैट इज़ द फ़ॉरेन एक्सचेंज। फ़ॉरेन एक्सचेंज बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है किसी भी कंट्री की कॉमर्स में, क्योंकि जो भी बिज़नेस होता है वो तो जो डोमेस्टिक ट्रेड होती है वो जो भी कंट्री की लोकल करेंसी होती है ना उसके अंदर डोमेस्टिक ट्रेड हो रही होती है। जैसे अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ट्रेड हो रही है, आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, कुछ भी ख़रीदने लगते हैं तो आप वहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी चलाते हैं। आप वहाँ पर डॉलर या यूरो आपसे दुकान वाला नहीं वसूल करता आपसे, बल्कि डोमेस्टिक करेंसी ट्रेडिंग में डोमेस्टिक जो आपकी करेंसी है, इन दैट केस हमारे केस में पाकिस्तानी रुपी, तो हम इसके अंदर हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, इसके अंदर हमारी ट्रेडिंग होती है। लेकिन जब हमने इंटरनेशनल ट्रेड करनी होती है तो फिर वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी रुपए को कोई मुँह नहीं लगाता। वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, स्ट्रॉन्ग करेंसी की ज़रूरत होती है जो कि स्टेबल होती है, जिसके ऊपर जो है वो पूरी दुनिया की जो होती हैं कंट्रीज़ हैं वो एतबार करती हों कि हाँ भाई ये जो है स्टेबल इकॉनमी है, या ये डॉलर अगर हम ख़रीद लेते हैं मिसाल के तौर पर तो ये डॉलर जो है ये हमारा कायम रहेगा, इसने अपनी वैल्यू डी वैल्यू नहीं करनी है, ये इसने यानी कि डॉलर की कीमत नहीं गिर जानी है। तो लिहाजा हम जो जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं जब वो इंटरनेशनल ट्रेड में जाती हैं तो अमूमी तौर पर वो हाई जो वैल्यू करेंसीज़ होती हैं उसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं। जैसे अब यूरोप है, यूरोप जो है वो उसके सारे यूरोप में यूरोपियन करेंसी जो है यूरो, उसके साथ ट्रेडिंग करते हैं। इसी तरह यूएस डॉलर एक दुनिया की बहुत बड़ी करेंसी है जिसमें यूएस डॉलर में ट्रेडिंग होती है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड इज़ डन इन यूएस डॉलर। तो फॉरेन एक्सचेंज इस वजह से बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड। द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इट्स इम्पोर्ट्स, ठीक है। दैट मीन्स कि एक कंट्री है, उसने लेट सपोज के $100 बिलियन की उसने ट्रेडिंग की है, राइट। उसने $100 बिलियन की उसने एक्सपोर्ट की है और उसने $80 बिलियन की इंपोर्ट किया है, यानी कि $80 बिलियन की उसने चीज़ें ख़रीदी हैं और $100 बिलियन की उसने चीज़ें बेची हैं। दैट मीन्स कि उसका जो प्रॉफिट हुआ, ये बड़ा सिंपल सारी बात है कि आप दुकान पे गए हैं, दुकान पे जाके आपने जो है वो एक 80 रुपए की आपने जो है वो शर्ट ख़रीदी है, या कह लेंगे 80 रुपए की आपने एक बॉल ख़रीदी है। आपका बाहर जाते हैं तो बाहर आप निकल के देखते हैं तो बॉल बड़ी पसंद आ जाती है दूसरे दोस्त को, वो कहता है कि यार ये गेंद मुझे दे दो। आप उसको कहते हैं कि ये 100 रुपये की बॉल है, 100 रुपये मुझे दो, ये बॉल ले लो। वो आपको 100 रुपया देता है, आपने मौके पे 20 रुपये यानी कि प्रॉफिट कमा लिया। तो इसी तरीके से बैलेंस ऑफ ट्रेड होती है
कि हम एज अ कंट्री चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बदले हमें पैसा मिलता है, और उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ें जो कि हमारे पास हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं हैं, वो चीज़ें हम उसकी परचेज़ कर लेते हैं, वो चीज़ें हम ख़रीद लेते हैं, और जो इजाफ़ी पैसा होता है वो हमारा मुनाफ़ा होता है, और हम उसको अपने मुल्क में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको मुनाफ़ा हुआ तो आप अपने घर की दीवारें शवारें रंग करवा लेंगे, अपनी रूम की डेकोरेशन कर लेंगे, ठीक है। कोई बाहर से पिज़्ज़ा बर्गर मंगवा लेंगे, अगर किसी दिन अगर किसी के आप में से किसी के पेरेंट्स जो हैं वो बिज़नेस करते हैं तो उनकी अच्छी दिहाड़ी लगी हो तो कोई पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा भी आ जाता है। तो इसी तरह कंट्री को भी अगर प्रॉफिट होता है तो फिर वो जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट कंट्री के अंदर लगता है, उसमें स्कूल्स पे लगता है, हॉस्पिटल्स पर लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगता है, टेक्नोलॉजी पे लगता है, तो पैसा जनरेट होने का से फ़ायदा होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इस बुनियादी तौर पर क्या हुआ, वो फ़र्क हुआ वो जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में होगा। अब ये तो मैंने सिर्फ आपको फ़ायदे की बात बताई कि प्रॉफिट है कि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं और इंपोर्ट कम है तो इसका मतलब है कि पैसा हुआ। लेकिन अक्सर कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान हम शदीद किस्म की ट्रेडिंग लॉस के अंदर हम चलते हैं कि जिसमें हमारी जो इंपोर्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि एक्सपोर्ट हमारी ना होने के बराबर है। हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो बहुत थोड़ी होती है और इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कि हम हर साल जो भी पैसा कमाते हैं उससे दुगना जो है वो हम खर्च करते हैं। तो इस वजह से हमारे जो ट्रेडिंग डेफिशिएंसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसको आगे जाकर मज़ीद डिस्कस करते हैं, कंट्री बाय कंट्री ब्रेक डाउन करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट इंक्लूड्स द बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एड, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड अदर फाइनेंशियल ट्रांसफ़र्स। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड है। जिस तरह रजिस्टर के ऊपर आप रिकॉर्ड लिखते हैं ना, तो इसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड इस तरह होता है कि उसके अंदर 4 से 5 कॉलम बनते हैं, ठीक है, 4 से 5 वैल्यूज़ ऐड होती हैं। सबसे पहली वैल्यू आती है कि आया ये कंट्री जो है इसकी बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है, इसका बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो नेगेटिव है तो उसको फ़ॉरेन एड आती है। फ़ॉरेन एड कहते हैं बैरूनी इमदाद को, यानी कि आउटसाइड कंट्रीज़ जो हैं, जो दोस्त ममालिक होती हैं, वो आसान शराइत पर या फिर बिला सूद कर्ज़ा मुहैया कर देती हैं कि या वैसे ही डोनेशन के नाम के तौर पर फ़ॉरेन एड कर दी जाती है। अच्छा, होता क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट में कि आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड आई, वो नेगेटिव आई। उसके उस कमी को पूरा करने के लिए फ़ॉरेन आपके दोस्त मुल्क ने आपको थोड़े से पैसे दे दिए फ़ॉरेन एड के तौर पे या डोनेशन के तौर पर। आपने वो पैसे भी बैलेंस ऑफ ट्रेड को की कमी को पूरा करने के लिए लगा दिए। उसके बाद आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उन इन्वेस्टमेंट को भी आपने जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो पैसे नेगेटिव हुए, यानी कि जो आपने अपने पल्ले से दिए इजाफी देने पड़े, वो भी आपने जो है वो जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी उससे जो मुनाफा आया वो भी आपने वहाँ पे घुसा दिया। इसके अलावा और भी जो भी आपने फाइनेंशियल ट्रांसफ़र किए वो सारे के सारे आपने जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड को ज़ीरो करने के लिए सारे के सारे वो पैसे वहाँ पे ठोक दिए। लेकिन इसके बावजूद बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो ज़ीरो ना हुआ, तो इसका मतलब हो गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल इन ऑल नेगेटिव हो गया। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब है कि आप इंतहाई नुकसान में गए कि आपकी अपनी एक्सपोर्ट भी इतनी कोई नहीं, आपको पैसे बाहर से डोनेशन भी मिली, आपने इन्वेस्टमेंट किए उसका प्रॉफिट भी, और आपके बाकी कोई 2 नंबर शो नंबर माल शाल जो भी इकट्ठा हुआ हो उधर से भी कुछ भी मिल मिला के आपकी जो है वो फिर भी आपके पास इतने पैसे नहीं बने कि आपने जो चीज़ें ख़रीदी हैं उनके आप पैसे दे सको। तो लिहाजा आपके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, कर्ज़ा चढ़ जाएगा। अब कर्ज़े का मसला ये है कि कर्ज़ा फिर सूद के साथ होता है, ठीक है। उसमें फिर आपको जितना आपने किस्त देनी है उतना उसके ऊपर आपने जो है वो इंटरेस्ट यानी कि सूद भी अदा कर देना है। तो ये एक इंतहाई विशियस किस्म का साइकिल बन जाता है जो कि किसी भी कंट्री को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, मईशत को उठने नहीं देता है, ये विशियस साइकिल ऑफ लोन एंड डेब्ट्स। उसके बाद अगला SLO 6.2.2 है हमारे पास, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज़ फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान।
तो उसमें हम कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके सामने, इनको बारी बारी मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ है। बुनियादी तौर पर होता क्या है कि जितने भी पाकिस्तानी बिजनेसेस हैं वो एक्सेस कर पाते हैं लार्जर मार्केट्स को, यानी कि जो बैरून मुल्क मार्केट्स हैं, मंडियां हैं, उन तक हम तिजारत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक बैठा स्पेयर पार्ट्स की मशीन मैंने लगाई हुई है और मैं स्पेयर पार्ट्स बना रहा हूँ, और अब कनाडा में बैठा कोई बंदा है, उसको मेरा स्पेयर पार्ट चाहिए। तो ट्रेड और कॉमर्स की वजह से वो बंदा जो है वो बआसानी मेरे से इधर पाकिस्तान में बैठे हुए अपने पसंद का स्पेयर पार्ट परचेज़ कर सकता है, मैं उसको यहाँ से डिलीवर कर सकता हूँ और वो पैसे मुझे भेज सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान में वो चीज़ 100 रुपये की बिक रही है, कनाडा में अगर मैं उसको बेचूंगा तो उसको मैं डॉलर में बेचूंगा, तो वहाँ से मुझे 500-600 रुपया की वो सेल होगी, तो मुझे वहाँ से मुनाफा ज़्यादा आएगा। तो दैट इज़ वाई कि फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट इकोनॉमिक और कॉमर्स जो है, ट्रेड और कॉमर्स जो है, वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि हम ग्रो कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि अपनी कंट्री में डोमेस्टिकली, बल्कि हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग में शामिल होकर हम अपनी जो भी हमारी प्रॉफिट है उसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम हम प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। जब भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, यानी कि हमारे कंट्री में जो है वो काम होगा, कोई फैक्ट्री लगती है, कोई इंडस्ट्री लगती है, कोई बिज़नेस चलता है, कुछ भी होता है, वो कॉल सेंटर ही बन गया, कोई स्कूल ही बन गया, तो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पैदा होती है। लोगों को रोज़गार चाहिए, रोज़गार होगा तो उनको पैसा मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो अपनी जो फाइनेंशियल सूरत हाल है उसको बेहतर कर पाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोड्यूस होती है। फिर रिसोर्स यूटिलाइजेशन होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अगर हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो ख़राब हो जाएंगी। ये ऐसे ही समझ लें कि जैसे सादा लफ्ज़ों में कि अगर आपके घर ख़ास तौर पे जो फीमेल स्टूडेंट्स सुन रही हैं, आपको समझ आएगी इस बात की कि अगर घर में सिलाई मशीन पड़ी हुई है और वो उसको इस्तेमाल ना करें कपड़े सीने के लिए या एनीथिंग, वो पड़ी रहती है, तो जब आप उसको साल, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद निकाल के तो वो चलाने लगते हैं तो वो चलती नहीं है, वो जैम हुई होती है। तो समझ ये बात की आई कि अगर रिसोर्सेज हैं और हम उनको यूज़ ना करें तो इसका मतलब है कि वो रिसोर्सेज डिप्लीट होने लग पड़ेंगे, वो रिसोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल के काबिल आहिस्ता आहिस्ता नहीं रहेंगे। तो अगर ट्रेड और कॉमर्स होगी, अगर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होंगी, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल में आएंगे, और इस्तेमाल में आने के साथ उनकी जो रवानी है वो कायम रहेगी, और हमारा जो पैसा है, जो इनकम है, वो जनरेट होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। इसमें हमारे पास जो है वो बड़ा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू आ जाता है, और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रेवेन्यू आ जाता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि हम जो है वो पैसा रख लेते हैं, चीज़ें जो हैं वो ख़रीद के रख लेते हैं, और या बना के रख लेते हैं, ऐसे अगर कहें कि बना के हम रख लेते हैं, और फिर जब आलमी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जब उस चीज़ की कीमत महंगी होती है, तब हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और जहाँ पर हमें 2 टाइम या 3 टाइम प्रॉफिट आना है, वहाँ पर हमें 20 टाइम, 30 टाइम जो है वो प्रॉफिट आता है। मार्केट क्योंकि फ्री मार्केट है, कैपिटलिज्म है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो फ्री मार्केट होने की वजह से हमें उसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है। फिर टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र, ट्रेड एंड कॉमर्स से टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र होती है। आप देखें, पिछली वीडियो में मैंने आईफ़ोन की एग्जांपल दी थी। अब आईफ़ोन जो है वो पाकिस्तान में नहीं बनता, राइट, लेकिन आईफ़ोन जो है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र होती है थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स। जिसके पास पैसा है तो भाई वो आईफ़ोन ख़रीद ले, या कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो भी डिवाइस आई है वो ख़रीद ले। फोल्डिंग फ़ोन्स हैं, ख़रीद लें, पैसे जेब इजाज़त देती है तो ख़रीद लो। देयर इज़, मतलब यानी कि रोक नहीं है, वो बाउंड्रीज़ नहीं है। जो पुराने वक्तों में वो बाउंड्री हुआ करती थी कि भाई आप बैजेंटाइन के हैं, और आप तुर्किश हैं, और आप ममलूक हैं, और आप फातमिद हैं, वो ख़त्म हो गई है, वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब तिजारत खुली हुई है। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी की चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ना सिर्फ ये कि इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि आगे उससे बल्क में मंगवा के आगे अपनी ही कंट्री में उसको सेल भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल जस्ट वंडरफुल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकॉनमी। यही सेम बात जो मैं कह रहा हूँ कि अभी डिपेंडेंसी पे रिड्यूस हो गए हैं। जितने ज़्यादा लोग इंपोर्ट करेंगे या जितनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होंगी मार्केट में, जितनी ज़्यादा किस्में वैरायटीज़ अवेलेबल होंगी, उतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर कंपटीशन आएगा, मार्केट डाइवर्सिफाई होगी। फिर जिसको जो चीज़ ख़रीदनी है उसके हिसाब से ख़रीद ले। अब जिसके पास 200 रुपये की जुराबों का जोड़ा ख़रीदने के पैसे हैं वो 200 रुपये की जुराबें ख़रीद ले। जिसके पास 500 रुपये की जुराबें ख़रीदने के पैसे हैं वो 500 रुपये की ख़रीद ले। जिसके पास 12,000 रुपये का सॉक्स का पेयर ख़रीदना है वो 12,000 रुपये का ख़रीद ले। मार्केट डाइवर्सिफाई है, हर कस्टमर के लिए हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। अब ज़ाहिर सी बात है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जहाँ पर ट्रेडिंग होगी, वहाँ पर ऑटोमेटिकली पैसा जनरेट होगा। तो वहाँ से ट्रक वगैरह गुजरने हैं, ज़ाहिर सी बात है सामान वगैरह के लिए। तो वहाँ पर रोड की शिद्दत से ज़रूरत पड़ेगी। अब जब वहाँ पे रोड बनेगी तो बड़ी रोड बनेगी। बड़ी रोड का फ़ायदा ये होगा कि साथ के आसपास की जो आबादी है, वहाँ की जो लैंड है, ज़मीन है, वो महंगी हो जाएगी और उसके जो है वो उसका फ़ायदा होगा, वो वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उन लोगों को उसका फ़ायदा होता है। फिर एक्सेस टू कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ट्रेडिंग की वजह से हमें फ़र्दर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अगर मिसाल के तौर पर मैं हूँ और मैं एक बिज़नेस करना चाहता हूँ तो उसमें मुझे लेट्स सपोज़ कि किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत है जो कि अपने पैसे इन्वेस्ट करे। काम वो नहीं करेगा, सिर्फ वो अपने पैसे इन्वेस्ट करे, काम मैं करूँगा। तो अब मेरा अगर ट्रेडिंग रिकॉर्ड अच्छा होगा, यानी कि मैं पहले ट्रेडिंग करता रहा हूँ तो मेरी ट्रेडिंग की वजह से जो मेरा ट्रेडिंग रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा होगा, तो अगला इन्वेस्टर जो है वो मेरे पर एतमाद करना उसके लिए ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि उसके पास मेरा रिकॉर्ड अवेलेबल है कि हाँ इस बंदे ने यहाँ पर ट्रेडिंग की थी, ये बिज़नेस किया था इसने, यहाँ से इसको इतना इतना मुनाफा हुआ। तो अगर ये एक नया बिज़नेस करना चाहता है और मैं अगर इसके साथ इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे जो है ये पैसा कमा के देगा, तो मुझे भी इसके फ़ायदा होगा। तो आखिर में हमारे पास है रेवेन्यू जनरेशन। दैट मीन्स कि अब सिर्फ ये जो जितनी भी टैक्सेस का निज़ाम है इसमें अभी तक तो जो मैंने बात की वो ये बात की कि एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से बात की। अगर हम हुकूमती पर्सपेक्टिव से बात करें तो रेवेन्यू जनरेट होता है हुकूमत को भी, जिसके अंदर टैक्सेस लगते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं। ज़ाहिर सी बात है इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगते हैं, तो उससे पैसा जनरेट होता है। क्योंकि ऑब्वियसली अब जो ट्रेडर है, मैं अगर 100 रुपये की चीज़ बाहर जाके 1000 रुपये की बेच रहा हूँ तो उसमें से हुकूमत कहती है 200 रुपया मुझे भी दे, 100 ठीक है। तो यानी कि 100 रुपये की चीज़ अगर मैं 1000 रुपये की सेल कर रहा हूँ तो उसमें से 200 रुपया मैंने हुकूमत को दे के तो बाकी 800 रुपया अपने पास रखना है, राइट, समझ रहे हैं। तो इससे जो अभी ट्रेडिंग होती है तो इसमें फिर हुकूमत के पास भी पैसा आता है। अब हुकूमत के पास जो पैसा आता है, हुकूमत उस पैसे को क्या करेगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी, रोड्स बनाएगी, क्लिनिक्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी। हमारे ऐसे अदारे जो कि खसारे में जा रहे हैं, क्यों खसारे में जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनको ठीक करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। उनको पैसा जाएगा तो वो अदारे, वो इंस्टीट्यूट्स ठीक होंगे। तो यानी कि ये एक सर्कल है जिसके साथ ये सारा निज़ाम चलता है। इसके बाद आगे हमारे पास है स्टेट SLO नंबर 6.2.3, जिसमें हमने बात करनी है स्टेट पाकिस्तान मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड द गुड्स पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स फ्रॉम दैम, राइट। तो अब मैंने जो ये डेटा निकाला है वो मेरे पास है 2022 तक का डेटा, ठीक है। और ईयर 2000 से लेके 2022 तक का डेटा मैंने यहाँ पर निकाला है SLO 6.2.3 और 4 के लिए। तो मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊँगा। अगर आप लेटर देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट, यानी कि अगर आप 2023 के बाद 2024 हो या 2025 की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के लिए आप देख रहे हैं तो उसके लिए फिर आप जो है वो देख लें कि आपका डेटा कौन सा है, या तब तक अगर चैनल के ऊपर नई वीडियो आ गई हुई, अपडेटेड वीडियो आ गई हुई तो फिर उस चीज़ की तरफ मैं आपको यहाँ पे आपको बबल आ जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये इन्फो जो है यहाँ पर मैं अपडेट कर दूँगा
तो फिर वहाँ से आपको वो रिकॉर्ड उसका नया जो भी अपडेटेड रिकॉर्ड होगा वो मैं दे दूँगा। लेकिन अभी तक चूँकि हमारे पास डेटा 2022 तक का है, तो उसमें मैं फिर शामिल करता हूँ। तो अब तक हमारे पास जो अभी करंटली जो हमारे मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं ना, उनमें सबसे पहले चाइना है, ठीक है? फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएसए है, फिर यूएई है, और उसके बाद चौथा जो हमारा एक्सक्यूज़ मी चौथा जो हमारा मेन ट्रेडिंग पार्टनर है, कंट्री हमारा दोस्त मुल्क है, वो सऊदी अरेबिया है। एंड देन वी ट्रेड विद द यूरोपियन यूनियन, जिसमें हमारे पास जर्मनी, बाज़ कंट्रीज़ में फ्रांस वगैरह के साथ हम ट्रेडिंग करते हैं, इटली के साथ करते हैं ट्रेडिंग। तो यूरोपियन यूनियन ऑल इन ऑल हम यूरोप के साथ ट्रेडिंग वगैरह करते रहते हैं। तो ये हमारे जो हैं वो मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अगर हम चीज़ों की बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स है, यानी कि हम कपड़े और धागे को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। फिर आपको पता है फैसलाबाद, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, फैसलाबाद जो है वो एक ज़माने में जो है उसको मैनचेस्टर के का नाम दिया जाता था कि यहाँ पर इतना ज़्यादा कपड़े की प्रोडक्शन थी। फिर उसके बाद राइस, यानी कि ख़ास तौर पर बासमती बासमती चावल जो है वो हमारे वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार किस्म का वो बासमती चावल होता है। आप सब ने खाया हुआ है, आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया में हमारा ये बासमती राइस जो है वो एक्सपोर्ट होता है। फिर लेदर की प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें जूतियाँ, बेल्ट्स और इस तरह लेदर की जैकेट्स, ये चीज़ें बनती हैं, बिकॉज़ यहाँ पर लेदर की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स में हमारे पास एज़ सच मेडिसिन तो हम नहीं बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ केमिकल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, और हम केमिकल्स को प्रोड्यूस करके, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है, मिनरल्स हमारे पास ज़्यादा हैं, जहाँ से हम कंपाउंड्स बनाते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं, हम कंपाउंड्स बनते हैं हमारे पास। तो उन केमिकल्स को हम अलबत्ता एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल केमिकल्स होते हैं, तो उससे हमारी एक अच्छी रेवेन्यू आती है। फिर इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में हमारे पास सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी आ जाते हैं, जो कि हम सियालकोट में बनते हैं। सियालकोट बहुत बड़ी फैक्ट्री है, एक सेक्टर है सियालकोट में जो कि सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाता है, और हम सर्जिकल इक्विपमेंट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। फिर अगर हम स्पोर्ट्स की गुड्स की बात करें, तो फ़ुटबॉल का आप जानते होंगे कि फ़ुटबॉल पाकिस्तान, पिछली वीडियो में मैंने मेंशन किया था, अब यहाँ पर एज अ टॉपिक भी आ गया कि फ़ुटबॉल जो है वो पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हॉकीज़, हमारी फ़ाइबर की बनी हुई क्रिकेट बैट्स, ठीक है। तो इसके अलावा हमारी फ़ाइबर की लकड़ी, फ़ाइबर वुड हमारी जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट की चीज़ें हैं जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल की एक्सेसरीज़ वगैरह, जो कि हमारी मेन एक्सपोर्ट्स में शामिल होती हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंपोर्ट्स की, तो अब ज़ाहिर सी बात है एक्सपोर्ट में तो वो चीज़ें आ गई जो कि हमारे पास इजाफी हैं और हम उनको दे रहे हैं। अब इंपोर्ट में हमारे पास वो चीज़ें आएंगी जो कि हमारे पास हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं वो आप सब जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास उसमें पेट्रोलियम है। ऑब्वियसली हमारे पास पेट्रोल की प्रोडक्शन तो है ही नहीं, हमारे पाकिस्तान में पेट्रोल निकलता नहीं है, जिसकी वजह से पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा है। फिर उसके बाद मशीनरी है हमारे पास, जो है वो आयरन भी इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, जो हमारी ज़मीन से, मतलब पाकिस्तान में जो आयरन अवेलेबल है वो इतना अच्छा नहीं है, इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है कि उससे जो है वो मशीनरी बनाई जा सके। तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे यहाँ मशीनें जो हैं वो भी इतनी नहीं बनती। अगर हमें हाई पावरफुल मशीन बनानी है जो कि इजीली ब्रेक डाउन ना करे, तो उसके लिए फिर हमें आयरन जो है वो बाहर से मंगवाना पड़ता है, फिर प्रोडक्शन होती है जो कि महंगी बन जाती है। तो इस वजह से अमूमी तौर पर जो मशीन्स वगैरह होती हैं वो बाहर से इम्पोर्ट कर ली जाती हैं। तो मशीनरी एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर केमिकल्स, पाकिस्तान जो है वो केमिकल्स बना के एक्सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान बहुत सारे केमिकल्स को इंपोर्ट भी करता है। उसकी वजह ये है कि ऐसी बहुत सारे केमिकल्स हैं, क्योंकि केमिकल्स तो ऐसे हैं, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि केमिकल्स इतने हैं कि आप उनको रोक नहीं सकते, राइट। तो या रोका क्या, काउंट नहीं कर सकते आप उसको।
तो बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, बहुत सारे केमिकल हैं जो कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। अच्छा, एडिबल ऑयल्स, अब हमारे पास जो है वो खाने वाला जो घी है उसका भी हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। सनफ्लावर हम बना तो लेते हैं बट दैट इज़ कौन इस्तेमाल करता है, आप सब जानते हैं, आप घरों में बनस्पति घी इस्तेमाल करते हैं। तो अब बनस्पति घी जो है या जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, वो आपकी इतनी प्रोडक्शन नहीं है, तो लिहाजा आपको जो ऑयल है हमें एज अ पाकिस्तानी हम इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल्स हम इंपोर्ट करते हैं, वैसे दूसरा भी करते हैं और एडिबल भी करते हैं। उसके बाद आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, ये वो मैंने पहले ही आपको बताया मशीनरी में कि मशीन बनती है आयरन से बनती है, राइट। स्टील भी आयरन से बनता है, लोहे से बनता है, और मशीनें जो हैं वो भी स्टील से बनती हैं। तो दिस इज़ अगेन अ सर्कुलर प्रोसेस कि जब हमारे पास अच्छी हाई ग्रेड क्वालिटी का आयरन है, आयरन ओर ही नहीं है हमारे पास, तो हम उसकी ना तो मशीनरी बना सकते हैं और ना ही हम कोई दूसरे और प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो मेन डिस्कशन है वो है 6.2.4, जिसमें हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंजिंग ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑन पाकिस्तान्स बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी, इसको हमने डिस्कस करना है। तो बेटा, ये प्रॉब्लम जो है ना पाकिस्तान की, ये कोई आज की तो नहीं है, और आने वाले सालों के अंदर भी ये कहीं पर भी ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। अलमिया पाकिस्तान का ये है कि हमेशा से जब भी कोई इलेक्टेबल गवर्नमेंट आती है तो वो उसको गिरा दिया जाता है, चाहे वो 1971 से पहले हो, चाहे वो 1971 के बाद हो। दोनों सूरतों में किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, कोई एक भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने अपनी टर्म पूरी की हो, उसको 5 साल के लिए वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर वो रहा हो, नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो अब इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उनको इस बात की समझ आ गई है कि हमने जब भी हुकूमत में आना है तो हमारी पहली बात तो ये है कि हमें किसी ने हुकूमत पूरे 5 साल करने तो देनी ही नहीं है, ठीक है। तो 5 साल हुकूमत पूरी ना करने के हवा की जो मेंटालिटी है या जो माइंडसेट है, इस मेंटालिटी और इस माइंडसेट ने पाकिस्तान को मरवा दिया। होता ये है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने प्रोजेक्ट्स सिर्फ उस हद तक लगाती है कि जितनी देर तक उसको नज़र आ रहा होता है कि भाई यहाँ तक हमारी हुकूमत है, ठीक है। वो चाहे 3 साल की हो, चाहे 3.5 साल की हो, वो उतनी ही प्रोजेक्ट लगाते हैं, वही प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं जो कि उनके 2, 2.5, 3 साल के अंदर कंप्लीट हो सके, ताकि वो जब उसके बाद दोबारा इलेक्शंस की तरफ जाए तो वो आकर स्टेज पर खड़े होकर ऐलान कर सकें कि जी देखें जी, हमने 2017 में ये कर दिया, तो हमने 2014 में ऐसे कर दिया, तो हमने 2012 में ऐसे कर दिया, तो हमने 2006 में ये कर दिया, ठीक है। ये सियासतदान इस तरीके से कैंपेन्स रन करते हैं कि अपनी जो अच्छे काम होते हैं उनको गिरा रहे होते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को गिनवा रहे होते हैं आवाम के सामने कि देखें हम तो तरक्की के लिए आए थे, हमें तो गिरा दिया और हमें तो भगा दिया, तो ऐसे कर दिया, तो वैसे कर दिया। उसका नतीजा जो है वो मुल्क के लिए ठीक नहीं होता है, ठीक है। किस तरह ठीक नहीं होता? क्योंकि वो जो पॉलिसी होती है वो शॉर्ट साइटेड होती है, वो डिसीजंस पाकिस्तान के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि ऐसे बहुत सारे पैसे, अब जैसे मिसाल के तौर पर सहूलत कार्ड बनाया या एहसास प्रोग्राम बनाया। अब एहसास प्रोग्राम में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ठीक है, उनके लिए वो दे दिए गए, स्कॉलरशिप दे दी गई, बट ऐसे बहुत थोड़े स्टूडेंट्स हैं जो कि जिन्होंने उस स्कॉलरशिप को एक अच्छे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि वो वाकई वो डिज़र्विंग थे। बाकी बहुत सारे, क्योंकि पॉलिटिकल करप्शन भी तो है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने वो इस स्कॉलरशिप ली, वो 50-50 हज़ार रुपया लिया, और फिर उस 50-50 हज़ार रुपये का, मैं तो खुद ज़ाती तौर पर ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, ऐसे मेरे शाहकारों को मैं जानता हूँ
कि जिन्होंने एहसास स्कॉलरशिप के की उधर से चेक बैंक ऑफ पंजाब से चेक वसूल किया हुआ है और उसके बाद सीधा जाके तो जे डॉट पे या इम्तियाज़ पे जाके तो वो पूरे का पूरा 50,000 रुपया उसी वक्त 1 घंटे के अंदर अंदर खर्च भी किया हुआ है शॉपिंग पे। तो ऐसी पॉलिसीज़ जिनका मतलब कोई सर पैर ना हो, जिनकी अकाउंटेबिलिटी ना हो, लॉन्च कर दी जाती है पब्लिक में उसकी ओके करने के लिए या उसको पब्लिक में अपने नंबर बनाने के लिए हुकूमत जो है वो जो भी गवर्नमेंट होती है वो ओके कर देती है। लेकिन उसका सवाल ये पैदा होता है कि वो पैसे क्या किसी और जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते थे? जी बिल्कुल किए जा सकते थे। कोई हॉस्पिटल बनाया जा सकता था, कोई शेल्टर होम बनाया जा सकता था, कोई यतीम बच्चों के लिए या बेवा ख़वातीन के लिए जो है वो कोई फाइनेंशियल एड के तौर पर कोई प्रोग्राम लगाया जा सकता था। कोई किसी जो है कोई भी मतलब रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के ऊपर काम किया जा सकता था। जेल्स के ऊपर काम किया जा सकता था कि जेल में जो कैदी हैं वो दोबारा उनकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर प्रोजेक्ट लगे ताकि वो दोबारा उसी मकसद में या उसी जेल में उसी काम में जिस जुर्म में आए थे उसी जुर्म में दोबारा ना लगें बल्कि वो अपने आप को चेंज कर सकें। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो वर्किंग की ज़रूरत थी, वो नहीं किया गया, छोड़ दिया। अच्छा, फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट तो हैं, लेकिन मसला ये है कि जब हुकूमत ही वहाँ पर 3-4 साल की रहती है और उसके बाद नई हुकूमत आती है, तो वो नई नई हुकूमत क्या करती है कि जो पिछली हुकूमत होती है उसके सारे प्रोजेक्ट्स को बंद कर देती है। जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको बंद कर देती है और अपने नए प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू कर देती है, या फिर जो प्रोजेक्ट अभी अर्ली स्टेजेस में होते हैं उनके ऊपर अपनी ब्रांडिंग करके तो वो लगा देते हैं और फिर वो जो पॉलिटिकल पार्टी जिसने स्टार्ट किया होता है वो कहते हैं देखें जी ये हमारा प्रोजेक्ट था तो इन्होंने जो है वो नाम बदल के लॉन्च करवा दिया। दूसरे कहते हैं कि नहीं जी हमारा प्रोजेक्ट था, इनका तो प्रोजेक्ट ही घटिया था, हमने तो ऐसे कर अपनी लड़ाई में बेड़ा सत्यानाश जो है वो हमारी मुल्क की इकॉनमी का हो चुका हुआ है। फिर सोने पर सुहागा हमने जो है वो सी पैक पे किया हुआ है। जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, जब इसको 2014 में इनिशियली इसकी जो एस्टिमेशन की गई थी यानी कि जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू लगाई गई थी वो अराउंड 47 बिलियन यूएस डॉलर के करीब का हमने तखमिया लगाया था, और यानी कि हमने 47 बिलियन यूएस डॉलर चाइना से हमने कर्ज लिया था फॉर सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के लिए। लेकिन आज ये जो पैसे हैं ये 47 बिलियन डॉलर से बढ़कर 64 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। तो ये जो इतना ज़्यादा पैसा जमा हो गया है, इतनी कॉस्ट इंक्रीज़ कर गई है प्रोजेक्ट्स की, वो इसी वजह से इंक्रीज़ कर गई है कि हुकूमत की स्टेबिलिटी नहीं है। एक हुकूमत गई, दूसरी हुकूमत आई, दूसरी हुकूमत ने सी पैक को बंद कर दिया, ये आए इन्होंने दोबारा वापस चलाया, खिचड़ी पकती रही और इसके नतीजतन नुकसान जो है वो पाकिस्तान को उठाना पड़ा। तो ओवरऑल पाकिस्तान की अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो ट्रेड डेफिसिट बहुत ख़तरनाक हद तक पाकिस्तान का ज़्यादा है। अभी मैंने पहले भी आपको बताया है बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ाते हुए भी। तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि हमारी जितनी भी फॉरेन एड है हर चीज़ हम ऐड कर दें फिर भी जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव नहीं होता, वो फिर भी नेगेटिव रहता है। यानी कि हमारी इंपोर्ट हद से ज़्यादा है और एक्सपोर्ट हमारी जो है वो बहुत थोड़ी है। उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट में सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि जब कारोबार बंद हो जाते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बेरोज़गारी फैलती है। फिर एक्सटर्नल डेप्ट यानी कि कर्ज़ा बढ़ता है, बैरूनी कर्ज़ा बढ़ता है। फिर एक्सचेंज रेट यानी कि हमारे रुपए की कदर गिरती है, डॉलर की कदर बढ़ती है। रुपया आप जानते हैं कि कितने पे जा रहा होगा, आप जिस टाइम पर वीडियो देख रहे हैं गूगल के ऊपर आप रुपए की कदर देख रहे हैं, इस वक्त जो है वो तो रुपया 295 रुपये का $1 295 के ऊपर है। तो आप जब ये वीडियो देख रहे हैं आप उस वक्त करंट वीडियो पे आप देख लें, और अल्लाह करे कि अगर आज से साल 2 साल बाद जो आप स्टूडेंट्स वीडियो देखें तो उस वक्त जो है वो डॉलर की कदर कम हो, लेकिन करंट सूरत हाल में इस तरह लग नहीं रहा कि ये सूरत हाल किसी तरीके से कम होने वाली है। तो इसके अलावा अगर हम अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें आखिर में,
तो हम जब इनिशियल जो हमारी ट्रेडिंग थी वो उसमें हमारा मेजॉरिटी जो मेजर प्लेयर था हमारा वो यूएसए था, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, और इसके अलावा गल्फ़ कंट्रीज़ थी। लेकिन अब हमारा जो किबला है वो तब्दील हो चुका है, और अब हमारी जो सबसे ज़्यादा जो हमारी ट्रेडिंग होती है अब वो चाइना के साथ होती है, और इसके अलावा मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हमारी एज़ यूजुअल ट्रेडिंग उसी तरह जारी रहती है। तो ये हमारा सारा SLO 6.2 है। उम्मीद है सारी की सारी आपको समझ आ गई है। अगेन अगर कोई टॉपिक रह गया है जिसकी आपको समझ अच्छे से नहीं हुई, कोई चीज़, कोई डेफिनेशन जो आपने पूछनी हो, कमेंट में लिखें और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर फ़ौरी तौर पर दे दूँ। ठीक है, थैंक यू। अब 6.3 अगली वीडियो में आपको मिलेगा, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब हों, बेल नोटिफिकेशन ऑन की हो आपने, ताकि जैसे ही मैं उसको अपलोड करूं तो आपको वो भी मिल जाए।